हेलो बच्चों, आज हम हमारी कृतिका का अध्याय 4 माटी वाली, जिसके कि लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी कृतिका का अध्याय 4 है। इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जैसा कि इसके पाठ के नाम से हमें पता चल रहा है कि माटी वाली, माटी का अर्थ होता है मिट्टी, तो मिट्टी वाली कोई ना कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी वस्तु है, कोई व्यक्ति है जिसके बारे में ये बताया गया है। तो यहाँ पर हमने जैसा पाठ पढ़ा तो हमें पता चला कि ये जो माटी वाली जो एक स्त्री है, एक महिला है, एक क्या हम निर्धन जिसको बोल सकते हैं कि निर्धन महिला है, गरीब स्त्री है, जो कि मिट्टी लाने का कार्य करती है। और उस जिस गांव में वो ये कार्य करती है वो टिहरी नामक एक गांव है, जो कि उत्तराखंड का एक भाग है। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये चित्र बता रखा है मैंने आपको। इस चित्र के माध्यम से आपको समझना है कि ये जो एक गांव का एक काल्पनिक चित्र है कि गांव में जो सीन होता है, गांव के लोगों का जो जीवन यापन होता है, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति होती है, जो वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन होता है, वो किस प्रकार से होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर बताया है कि हमारे पाठ की शुरुआत हो रही है। शहर के सीमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उससे न जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे, सब कुछ। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली ही है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है जैसे कि टिहरी शहर का कई एक घरों में तो चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। ये बात क्यों बोली है? क्योंकि वही एक ओनली स्त्री थी, एकमात्र महिला थी, जो कि घर घर में मिट्टी देने का कार्य करती थी और उसके द्वारा दी गई मिट्टी से ही उनके घरों के चूल्हे की लिपाई पुताई होती थी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो इलाका था वो बहुत रेतीला इलाका था और ऐसे इलाके में मिट्टी का मिलना बहुत मुश्किल होता था। और ऐसे मुश्किल समय में भी, ऐसी अभावग्रस्त जीवन में भी जो अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने के जो कार्य करती थी वह ये महिला ही किया करती थी। आगे बता रहे हैं कि कमरों की दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं पर माटा खान है नहीं। माटा खान यानी कि मिट्टी निकालने की खान, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से मिट्टी लेके आना संभव हो। तो भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बना भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में अगर उसे देख लेते तो वे सब के सब उसके ग्राहक बन जाया करते थे। ये देखो, ये चित्र हमने एक चित्र द्वारा इसे दर्शाने का प्रयास किया है कि एक, जैसा कि इसमें बता रखा है कि वह एक बूढ़ी है और हरिजन हैं और वो मिट्टी सर पे उठा करके घर घर गांव में देने का कार्य करती है। तो इस तरीके से हमने इसको चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहा है। तो ये बात बताएगी कि वो जो टिहरी नामक जो गांव है वो रेतीला क्यों है, क्योंकि वहाँ पे भागीरथी और भिलांगना दो नदियाँ हैं और उन दोनों नदियों के तटों पर यह जो गांव बसा है। और चूँकि नदियों के पास वाला एरिया है इसलिए वहाँ पर मिट्टी जो है वो रेतीली है और ऐसे रेतीले इलाके में चूल्हे की जो लिपाई पुताई का कार्य है वो चिकनी मिट्टी के द्वारा ही संभव है और उस चिकनी मिट्टी को लाने का कार्य ये महिला किया करती थी।
शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी बहुत अच्छे से जानते थे कि वो जो अपने ऊपर जो कंटेनर रखती थी वह खुला ही रखा करती थी, उसको कभी भी वो ढकती नहीं थी। और जब भी उसको आता हुआ कोई देखता था तो तुरंत ही जिसको ज़रूरत होती तो वो अपने घर बुलाया करते थे। इसी बीच जो एक घर की मालकिन है उसने अपने बच्चों को जब इस स्त्री को देखा तो उसने अपने बच्चे को भेजा और उस बच्ची ने आके उनको कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि ज़रा हमारे यहाँ भी आना। कि तो उसने बोला कि हाँ अभी आती हूँ मैं। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक तरफ उड़ने के लिए कहा। तो और उसने कहा कि तू तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। कि ऐसे तो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो खाने के वक्त आ जाते हैं, उन्हीं में से तुम भी एक हो कि जब हमारे यहाँ चाय का टाइम हुआ है तो तुम हमारे यहाँ आई हो, तो लो तुम भी चाय पियो। तो वह अपनी रसोई में गई और रोटियां लेकर आई और उसे सौंपकर वो वापस अंदर चली गई। फिर अंदर जाने के बाद माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाती माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वो अकेली थी, उससे कोई देख नहीं रहा था, इसलिए उसने फ़ौरन अपने जो उसका जो डिब्बा था, डिल्ले का मतलब यहाँ कि जो उसके पास जो कंटेनर था उसमें जो भी उसके पास कपड़ा था उसमें उसने वो रोटी रख ली। और फिर उसे चबाने का प्रयास करके जब वो स्त्री वापस उसके लिए चाय लेकर आई तो उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि हाँ मैंने रोटी खा ली है, जबकि उसने तो रोटी उस कपड़े में बांध ली थी। और यहाँ पर जो बताया गया है कि जैसे वो चाय लेकर आई और उसने जब वो स्त्री चाय लेकर आई तो उसने चाय के साथ भी उसने आनंद लिया। अब आने के बाद वह स्त्री बोल रही है कि ले सद्दा, बासी सा कुछ है भी नहीं, अभी तो इस चाय के साथ ही तू खा ले। तो माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई से पकड़कर पीतल के उस गर्म ग्लास को हाथ में उठा लिया और होठों से उसको धीरे धीरे सूसू करके चाय पीने का प्रयास किया। और चाय पीती जा रही है और बात करती जा रही है। चाय तो बहुत अच्छा साग होती है ठकुराइन जी। तो फिर वो ठकुराइन जी कह रही है, घर की मालकिन कह रही है, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसके कहने का मतलब यहाँ ये है, ये इस बात को आप ध्यान से सुनना कि भूख अपने आप में ही एक सब्ज़ी होती है कि जब व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगती है तो उसे किसी भी तरीके की कोई स्वादिष्ट व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती। इससे उसे रोटी और रोटी के साथ कुछ भी खाने के लिए अगर मिल जाए तो उसके लिए वही सबसे बड़ा आनंद होता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, और भूख तो अपने आप में एक सबसे बड़ी सब्ज़ी होती है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाज़ार में और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे ये। तो इनके खरीदार कई बार हमारे घर चक्कर काट कर लौट के गए। वो मालकिन कहती है कि नहीं, अब जो बर्तन संभाल के रखे हैं उसके लिए बोला है कि ये जो बर्तन बता रखे हैं मैंने आपको कि भाई ये जो चित्र बता रखा है कि ये जो पीतल के बर्तन हैं और ये जो तांबे के बर्तन हैं, जो कि आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसे बर्तन, शायद ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे बर्तन देखे हों, क्योंकि सबके घरों में कांच के, स्टील के, चीनी के और नॉन स्टिक के बर्तन दिखते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में यही सब बर्तन हर घरों में दिखाई देते थे। तो इसलिए उस जो माटी वाली है उसने बोला, अरे तुमने तो ये बर्तन अभी तक संभाल के रख रखे हैं। तो फिर वो मालकिन बोलती है कि हाँ हमने तो ये बर्तन संभाल के रखे हैं, इसको लेने के लिए कई हमारे ग्राहक जो दुकानदार है वो हमारे पास आए भी, लेकिन हमने उन्हें वापस कर दिया। क्योंकि ये जो बर्तन हैं ये हमारे पुरखों ने हमारे लिए संभाल कर हमें विरासत में दिए हैं। तो उन्होंने भी इनको संभालने में, इनको सहेज कर रखने में कई कष्ट झेले होंगे, कई अपने पेट को काटा होगा, अपनी बचत की होगी, तब हमारे लिए छोड़े। तो हम इन बर्तनों को क्यों औने पौने दामों में बेच दें। वो कह रही है कि बाज़ार में जाकर पीतल का भाव ज़रा पूछोगे तो दिमाग चकराने लग जाएगा, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन, ये सब कुछ अब हमारे यहाँ से गायब हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसे संभाल कर रखे हैं। इतनी लंबी बात तो नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के या बर्तन होंगे या कांच या चीनी मिट्टी के। तो ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वो बोल रही कि अपनी चीज़ का मुँह तो बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे।
तो वो कह रही है, हरिजन कह रही है कि ठकुराइन जी, जो महिला है माटी वाली, वो कह रही है कि ठकुराइन जी, जिनके पास ज़मीन जायदाद है वो लोग तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो बात है, ये जब हम आगे आएंगे तो अब आपको इस बात को स्पष्ट हो जाएगी। कि चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में कंटर और खोली से बाहर निकल कर सामने के घर में चली गई। अब वो उस घर से उठ करके दूसरे घर चली गई और दूसरे घर में भी उससे यही आदेश मिला कि कल मिट्टी लेकर आना, और इस प्रकार वो वहाँ से भी उसे एक रोटी मिली और उस रोटियों को वो कपड़े में बांधकर अपने घर की ओर चलती। और घर पर जाते जाते जब वह उसके मन में जो विचार आ रहे हैं कि मैं ये जो रोटियां हैं ये लेके जा रही हूँ, अपने पति को दे दूँगी, और क्योंकि उसका शहर से घर की गांव की दूरी बहुत दूर है, तो उसको चलते चलते जो उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो सब विचार यहाँ पर लिखा है। कि वो बोल रही कि भूख मिट्टी की भोजन मिटा के मैं अपने जो पति है उसको मैं ये रोटी दे दूँगी, और इसके साथ में प्याज तल लूँगी, और फिर प्याज तल के अपने जो पति है उसको मैं दे दूँगी। और उसका जो पति है वो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हमने दिखाया है कि इतना बूढ़ा है, जिस चित्र से पता चल रहा है कि देखो इस आदमी की जो शारीरिक स्थिति है जो चित्र द्वारा दर्शाई गई, इससे हमें पता चल रहा है कि जब वो व्यक्ति इतना अधिक उम्र दराज है, बुज़ुर्ग है, तो वह किस तरीके से काम करने में सक्षम हो सकता है। तो यहीं पर ये बात उस बुढ़िया ने, जो माटी वाली, उसने कहा कि वो काम करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, इसलिए उसके पति के लिए भी वो रोटियां लेके जा रही है, और उस रोटी के लिए वो बता रही है कि मैं ये सब कुछ अपने पति को एक रोटी दे दूँगी, वो प्यास से वो खा लेगा, अपनी प्यास बुझा लेगा। इस तरीके से सोचती वो घर जा रही है, और घर जाके जब वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो वो देखती है कि मन में सब कुछ सोचती वो घर पहुंच गई है। फिर आगे देखती कि उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। माटी वालों के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने सोचा, छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़ कर जा चुका था। यानी कि उसका जो पति है, जब तक वह माटी वाली अपने घर पे जाके अपने पति के सामने खाने रखती परोसती, तब तक कि वो पति उसका मर चुका था। उसके बुढ़े को अब रोटी की ज़रूरत नहीं थी, तो वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ। इतने में ही जो टिहरी बांध परियोजना थी, जो कि उस समय वहाँ पर बनाई जा रही थी, और उसके बनाए जाने के कारण उस गांव के लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा था, और उसी विस्थापन की कड़ी में उस बूढ़ी महिला को भी घर वहाँ से हटाए जाने के लिए जो सरकारी कर्मचारी थे वो वहाँ पर आए। ऐसे समय में आए जबकि उसका पति मृत्युशैया पर रखा हुआ था उसके घर में, और जिस घर में वह रह रही थी वह घर भी उसका स्वयं का नहीं था। और ऐसी स्थिति में जब सरकारी अधिकारी आए और उस समय उनसे, उस बुढ़िया से पूछा कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आओ, तो वो कह रही है कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। तो वो पूछ रहे कि माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। ये देखो आप, मैंने आपको यहाँ पे एक चित्र द्वारा जो हमारा जो पाठ है का जो सार है वह इन्हीं लास्ट के इस पैराग्राफ में दिखाई देगा कि इसमें ये बता रखा है कि ये एक चित्र बता रखा है कि ये टिहरी नामक शहर का चित्र है उस तत्कालीन की जो पूरा बसा हुआ था। और चूँकि ये है टिहरी बांध परियोजना के कारण ये यहाँ के सारे लोगों को यहाँ से हटाया जाना था, और उसी हटाए जाने के क्रम में इस बुढ़िया माटी वाली के घर पे सरकारी अधिकारी आया और उससे पूछे थे कि अगर तुम्हारे नाम कुछ चीज़ है तो बताओ, नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये देखो, ये एक चित्र बताया गया है टिहरी, जिसके के बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं। और यह एक टिहरी बांध परियोजना है जो कि अभी इसकी वर्तमान की स्थिति है, लेकिन यह जो बात है यह सन 1972 की है कि जब 1972 में टिहरी बांध निर्माण को स्वीकृति मिली और 1977-78 में बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। और बांध की जो झील है उसके पानी को रोकने के लिए जो वहाँ पर मिट्टी भरकर बनाई गई थी, तो 29 अक्टूबर
5 को टिहरी बांध की आखिरी सुरंग, जो कि यहाँ पे चित्र में बता रखी मैंने, ये जो दो बता रखी है आपको, एक सुरंग ये है और एक सुरंग ये है। ये जो दोनों सुरंगें थी इनको बंद कर दिया गया, और इनको बंद करने से जो वहाँ पर झील बननी शुरू हुई, और उसके बाद वहाँ पर वो बांध का काम हुआ और फिर विद्युत उत्पादन हुआ। और लेकिन ऐसे ये जो बांध परियोजना बनाई गई, तो इस बांध परियोजना में इस क्षेत्र के आने वाले जितने भी गांव थे उन सबको वहाँ से हटाया जा रहा था। तो जब हटाया जा रहा था तो फिर वो बोल रही थी, ये बुढ़िया बोल रही कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वो अधिकारी बोल रहे हैं कि इस बात यह वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। ये देखो स्त्री बोल रही कि आप मुझे हटा तो दोगे, लेकिन उसके बाद बांध बन जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या खाऊँगी, मेरी रोजी रोटी तो बंद हो जाएगी, तो फिर मैं क्या खाऊँगी। तो फिर वो कह रहे कि ये तो तुम्हें ही तय करना है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। वो ये बात बोल रही है। अब देखो ये जो पाठ है, इस पूरे हमने पाठ में आगे तो पढ़ लिया कि बताया कि वो एक बुढ़िया थी और ऐसी थी और ये करती थी वो करती थी, लेकिन सब कुछ होने के बाद जो हमारा पाठ का सार है वो ये है कि टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में बनाई गई, जो कि हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा बांध है, और उस बांध की विशेषता यह है कि यह जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करा रहा है। और यहाँ पर 2400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, और उसके लिए उस परियोजना को बनाने के लिए टिहरी शहर, पूरे के पूरे टिहरी शहर को जलमग्न होना पड़ा था। उसके अंदर 37 गांव जो थे पूर्ण रूप से डूब गए थे, और जो गांव डूबे थे उसमें रहने वाले जो निवासी हैं वो आज दिन तक आंदोलन कर रहे हैं कि उनके द्वारा विस्थापित किए जाने वाले लोग जो हैं वो आज भी अपने स्थायी निवास के लिए तरस रहे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बात विस्थापन की जो वेदना है ये वही जान सकता है जो कि इसको झेल रहा है। यही बात यहाँ पर इस पाठ में इसका जो दर्द है वो अपने आप ही दिखाई देता है कि टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्या को यहाँ पर एक सफलतापूर्वक चित्रण द्वारा समझाया गया है, और आपको भी इस चित्रों के माध्यम से यही समझना है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया है कि टिहरी गढ़वाल का जो इतिहास है वो क्या है, कि ये जो जितने भी गांव थे यह इस टिहरी गढ़वाल के अंदर जो टिहरी बांध परियोजना थी, जिसके अंदर की 2-3 नदियों का जो संगम था, और उन 3 नदियों के संगम पर बनाए जाने वाला जो बांध था, जिसका कि नाम 3 नदियों के संगम होने के कारण ही इस शहर का नाम टिहरी रखा गया था। और इसी के कारण यहाँ पर बांध परियोजना बनाई थी, और उस बांध को बनने से वहाँ के जो 37 गांव थे उनको जलमग्न होना पड़ा था, और उन्हीं गांवों में से एक निवासियों में से एक जो थी वो बूढ़ी महिला थी, जिसका कि नाम माटी वाली था। और वह माटी वाली किस तरीके से अपना जीवन यापन कठिन परिस्थितियों में कर रही थी, और उसके बावजूद भी जब सरकारी आदमी आके उसे इतने उसके मुश्किल समय में भी उसके साथ किसी प्रकार का कोई दया नहीं दिखा रहे थे। तो इस तरीके से ऐसे दर्दनाक जब दृश्य को हम देखते हैं तो हमारे मन में अनायास ही ऐसे लोगों के प्रति दयालुता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और तो जब हम ये दया भाव जब रख सकते हैं तो क्या तत्कालीन सरकार को ऐसे लोगों के विस्थापन का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए। यही सब इस पाठ में दर्शाया गया
है और इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। इसको पढ़ कर कि जो पाठ आपको इस पाठ में जो कुछ भी आपको समझ में आया उसको अपने कहानी के सार के रूप में अपने उत्तर पुस्तिका में उतारना है। थैंक यू।